सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 18 के बारे में। तो फाइनली जाकर जेजू आइलैंड की रेड का वक्त आ जाता। सुबह होते ही सारे वॉरशिप्स वॉर हेलीकॉप्टर्स जेजू आइलैंड की तरफ रवाना होना शुरू करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जापान का सबसे ताकतवर हंटर गोतो रियोशी अभी तक जिन्हों के साथ होने वाले डुएल के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि जेजू आइलैंड चाइना के बहुत ही ज्यादा करीब था। तो चाइना के हंटर एसोसिएशन के लोग भी बॉर्डर के बिल्कुल करीब अपने वॉरशिप्स को लेकर तैयार थे ताकि उनके देश में कोई मॉन्स्टर अंदर ना जा सके। इसके बाद हमें नाइट्स गिल्ड के लीडर पार्क जोंसो के पास ले जाया जाता है। वो अपने असिस्टेंट युनताई को कहते हैं हमें हमेशा तैयार रहना होगा युनताई, वो एंड्स किसी भी वक्त हमारी तरफ आ सकता है। युनताई कहता है लेकिन सर क्या हमारे हमले उनके ऊपर काम करेंगे? पार्क जोंसो कहता है हम लोग जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं बता सकते, और वैसे भी हमारा काम सिर्फ बॉर्डर का रक्षा करना है। अगर किसी वजह से कोई एंड मॉन्स्टर हमारे तरफ आए तो हमें उसे कैसे भी करके रोकना होगा। युनताई बहुत ही जोश के साथ कहता है मैं जानता था सर कि मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, मैं अपने आखिरी दम तक आपके ही साथ रहूंगा। इसके बाद हमें फेम गिल्ड के लीडर मा दोंगो के पास ले जाया जाता है, जो अपने वाइस गिल्ड मास्टर को कहता है तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ और बाकी का काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ वाइस गिल्ड मास्टर। फेम गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर कहती है लेकिन आखिर यहाँ पर करने लायक है क्या, हम लोग यहाँ पर सिर्फ खड़े रहेंगे। लेकिन मा दोंगो कहता है हमारे सारे गिल्ड मेंबर्स यहाँ पर एक साथ मौजूद है और उन्हें मैनेज करना मेरे बस की बात नहीं है। वाइस गिल्ड मास्टर होने के नाते अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है। वाइस गिल्ड मास्टर कहती है आप अच्छी तरीके से जानते हैं सर कि वाइस गिल्ड मास्टर सिर्फ एक टाइटल है, इसका कोई वजूद नहीं है। मा दोंगो तुरंत उसके सर पे हाथ रखकर कहता है तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मुझे टीम मैनेजमेंट का टीवी नहीं आता, मैं काफी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे तुम जैसा एक वाइस गिल्ड मास्टर मिला। यह सुनकर वाइस गिल्ड मास्टर भी पिघल जाती है। वो कहती है ठीक है सर लेकिन आपको सही सलामत वापस आना होगा। इसके बाद हमें फ्रीएन गिल्ड के लीडर लिम ताक्यो के पास ले जाया जाता है, जो फोन पे किसी के साथ चिल्लाकर बात कर रहा था। हमें जानने मिलता है कोरियन एक्टर मिनसुन, जो एक्टर के साथ साथ एक ए रैंक का हंटर भी है, वो भी आज इस जेजू आइलैंड के रेड में शामिल होने वाला था। जो सुनकर यहाँ पर लिम ताक्यो बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और वो तुरंत मिनसुन को यहाँ से वापस लेकर जाने के लिए कहता है। लेकिन क्योंकि जेजू आइलैंड का ऑपरेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका था तो मिनसुन वापस नहीं जा सकता था, तो इसलिए लिम ताक्यो मिनसुन को छुपा के रखने के लिए कहता है। लेकिन दूसरी तरफ मिनसुन जनाब मीडिया के सामने अपनी पब्लिसिटी छुपा रहे थे। हंटर एसोसिएशन के रिक्वेस्ट के मुताबिक सारे हंटर्स को जेजू आइलैंड के साउथ की तरफ बुलाया गया था ताकि अगर कोई एंट मॉन्स्टर मेन सिटी की तरफ आए तो उसे जल्द से जल्द रोका जा सके। यहाँ पर शहर के बीचों बीच भी बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया था। यहाँ पर छोटे छोटे स्ट्राइक स्क्वाड हमें देखने मिलते हैं जिनमें 20 से लेकर ए रैंक के हंटर्स थे। यहाँ पर हमें जोही और मिस्टर सॉन्ग भी देखने मिलते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे रिटायर हंटर्स भी इस मिशन में हाथ बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। यानी कि 50,000 हंटर में से 5,000 लोग इस जंग में शामिल थे। इसके बाद हमें कोरियन एस रैंक के हंटर्स के हेलीकॉप्टर में ले जाया जाता है, जहाँ पर हमें जाने मिलता है टीवी में इस रेड का लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा। लेकिन लाइव में यहाँ पर 10 मिनट का डिले होगा और इसके साथ साथ ज्यादा सेंसिटिव चीजों को भी यहाँ पर रिमूव कर दिया जाएगा। कैमरामैन यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। एक कैमरामैन को ऐसे एक खतरनाक मिशन में देखकर माकिनो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि चेयरमैन को ऐसे खतरनाक मिशन पे कैमरामैन को हमारे साथ भेजना चाहता है। ये सुनकर मा दोंगो कहता है वैसे एक चीज का ध्यान रखिएगा कैमरामैन, वहाँ पर आपको ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं होगा, आपको अपना ख्याल खुद ही रखना होगा कैमरामैन। कैमरामैन यहाँ पर कहता है आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वाली मुझे देखकर शायद आपको रियलाइज नहीं होगा लेकिन मैं भी एक रैंक का हंटर हूँ। इससे पहले भी मैं बहुत सारे खतरनाक डंजन्स को कवर कर चुका हूँ और एक बार तो मैं डंजन ब्रेक में भी जा चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी श्योरली नहीं कह सकता कि यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस कितना काम आएगा। मा दोंगो यहाँ पर उसे दिलासा देकर कहता है ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चमन को शायद लगा होगा कि हमारे यहाँ पर जीतने के चांसेस है। बाकिनो ये बात सुनकर कहता है लगता है तुम इस रेड को लेकर बहुत ही पॉजिटिव हो। मा दोंगो यहाँ पर कहता है ये कोरिया का पहला और आखिरी इस तरह का रेड होगा जिसे नॉर्मल सिविलियंस देख पाएंगे, और वैसे भी हम लोग इस रेड पे पहले भी 3 बार फेल हो चुके हैं तो लोग इसको देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे। बाकिनो यहाँ पर फिर भी बहुत ही ज्यादा चिंतित था, क्योंकि अगर वो लोग इस बार इस रेड को करने में अनसक्सेसफुल रहे तो कोरिया पृथ्वी के मैप से हमेशा के लिए मिट जाएगा। इसके बाद में बाकिनो अपने सर को मुड़ता है। हमें देखने मिलता है बाकिनो के पास में यहाँ पर मेन बीम बैठा हुआ था जिसने हाल ही फिलहाल में रेड ले लिया था। बाकिनो यहाँ पर कहता है वैसे मेन बीम मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस रेड में आओगे। मेन बीम यहाँ पर हंसकर कहता है मुझे लगा तुम वहाँ पर मेरे हीलिंग के बिना तो टिक नहीं सकते तो इसलिए मैं भी आ गया। इस बीच यहाँ पर चाहिन बाकिनो से पूछती है वैसे मिस्टर बाइक क्या आप आने से पहले मिस्टर जिनो के साथ मिले? बाकिनो यहाँ पर साफ सा मना करता है। बाकिनो यहाँ पर कारण पूछने की कोशिश करता है लेकिन चाहिन यहाँ पर ऐसे ही से इनकार कर देती है। इसके बाद हमें देखने मिलता है फायर जाकर उनका हेलीकॉप्टर जेजू आइलैंड के बिल्कुल सामने पहुंच चुका था। इसके बाद हमें जेजू आइलैंड के अंदर ले जाया जाता है जहाँ पर जापानीज हंटर ऑलरेडी पहुंच चुके थे। हमें यहाँ पर जेजू सिटी का नजारा देखने मिलता है जो भी एक भूतों का देश बन के रह गया था। गोतो रियोशी को रास्ते के सामने एंट मॉन्स्टर का बॉडी देखने मिलता है। गोतो रियोशी ऑपरेशन को यहाँ पर शुरू करते और अपने साथी हंटर्स को सिग्नल भेजते, सभी लोग यहाँ पर कंफर्म करते और इसके बाद ही जेजू आइलैंड के मैना फ्लड गेट्स को ओपन किया जाता है। जिसके बाद ही जेजू आइलैंड की चारों तरफ हमें बहुत सारा मैना सेंस करने मिलता है। मैना फ्लड गेट्स ओपन होने के बाद ही केव से यहाँ पर हजारों की संख्या में एंट मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगता है। कुछ एंट मॉन्स्टर्स यहाँ पर साउथ कोरियन हंटर्स के हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाता है। जोजोंग यहाँ पर इन एंट मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए आगे आता है और अपने फ्लेम स्पीयर से उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन जोजोंग अपने 3 टारगेट में से सिर्फ एक ही टारगेट को खत्म करने में कामयाब रहा। जोजोंग यहाँ पर कहता है मुझे लगा था कि ऐसा कुछ ही होगा, शायद इससे उनका काम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जोजोंग यहाँ पर एक बड़ा सा आग का गोला बनाता है और देखते देखते वो बड़ा सा आग का गोला सारे के सारे एंट मॉन्स्टर्स को निस्तनाबूद कर देते। इसके बाद जोजोंग कहता है ये एंट मॉन्स्टर सच में बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं और ऊपर से इनके पास मैजिक रेजिस्टेंट भी मौजूद है, लेकिन इससे पहले मुझे देखना होगा कि आखिरकार ये कितना ज्यादा ताकतवर है। ये कहते ही जोजोंग हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाता है। मा दोंगो यहाँ पर चाहिन को पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि वो ये सब कुछ अकेले संभाल पाएगा? चाहिन यहाँ पर कहती है उसका फायर मैजिक एक साथ ज्यादा ओपोनेंट के साथ लड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो मेरे ख्याल से वो ये सब कुछ
संभाल लेगा। चोजोंग जैसे लैंड करता है पूरा का पूरा जमीन यहाँ पर आग की लपटों में गिर जाता है और उन आग की लपटों में सारे के सारे एंट मॉन्स्टर्स पूरी तरीके से निस्तनाबूद हो जाते हैं। चोजोंग यहाँ पर कहता है, पहले जब मैं छोटा था तो मैं चींटियों के साथ बहुत खेला करता था। मुझे याद है कि मैं चींटियों को लाइटर से जलाया करता था और हर बार उनसे एक छोटा सा आवाज आता था, लेकिन अभी मुझे फायरवर्क्स के अलावा और कुछ सुनाई नहीं देता। इसके बाद चोजोंग बाकी सभी को नीचे आने के लिए कहता है। उतरने से पहले माधव सभी को कहता है, पिछली बार की तरह हमारे पास इस बार भागने लायक कोई भी रास्ता नहीं है। हो सकता है हम लोग एंड्स के टनल में कैद भी हो जाए। जापानीज हंटर हमें ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का समय दे सकता है। हमें उस समय में कोइन को कैसे भी करके हराना ही होगा। और इसके बाद ये सभी कोरियन हंटर्स नीचे कूद जाते हैं और शुरू होता है जेजू आइलैंड का ये हिस्टोरिकल रेड। इसके बाद हमें डिस्ट्रॉयर नंबर 2 कागा वॉरशिप में ले जाया जाता है, जहां से एंट मॉन्स्टर्स को जैमिंग सिग्नल भेजने का काम होने वाला था। ऑर्डर मिलते ही जैमिंग सिग्नल भेजने का काम शुरू हो जाता है और जेजू आइलैंड के चारों तरफ एंट मॉन्स्टर्स को कंफ्यूज करने के लिए जैमिंग सिग्नल भेजा जाता है, जिससे कोइन मॉन्स्टर को हराना कोरियन हंटर्स के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जापानीज हंटरों ने इस मिशन के लिए 3 टीम बनाए थे। सबसे पहला था ब्रावो टीम, जिसमें हमें कानाए और कुमामोतो देखने मिलता है, लेकिन कुमामोतो अभी भी इन मॉन्स्टर्स से बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। इसके बाद हमें चार्ली टीम में ले जाया जाता है। चार्ली टीम के मेंबर थे आकारी, तात्सुमी और केंसो। आकारी यहाँ पर कहती है, मुझे लगता है क्वीन को मारने का इंतजार करने से अच्छा हम लोग इन सबको जल्दी भी तो निपटा सकते हैं ना। तात्सुमी कहता है, हाँ शायद ऐसा पॉसिबल तो हो सकता है। वैसे केंसो कहाँ पर गया? आकारी कहती है, मेरे ख्याल से वो चींटियों के साथ टैग खेल रहा होगा। इसके बाद हमें देखने मिलता है कि असल में केंसो एक एक करके सारे चींटियों के पंख को उखाड़ के फेंक रहा था। इसके बाद हमें ले जाया जाता है डेल्टा टीम में। डेल्टा टीम का हिस्सा था एपे और के। वो दोनों दूर से चोजोंग का बमबारी देख रहे थे। के यहाँ पर एपे से पूछता है, वैसे तुम्हें क्या लगता है मेरा आइस मैजिक और उसका फायर मैजिक, हम दोनों के बीच का मुकाबला कैसा होगा? एपे यहाँ पर कहता है, अब मैं इसके बारे में क्या ही बताऊं, थोड़ा गरम गरम और थोड़ा नरम नरम। इसके बाद हमें कोरियन हंटर्स की टीम में ले जाया जाता है। वो सभी अभी पहुंच चुके थे बाइंग नॉकडाउन में, जो पहले बहुत ही खूबसूरत जगह हुआ करता था, लेकिन अभी एंट मॉन्स्टर्स की वजह से ये सिर्फ एक बंजर जमीन है। सभी कोरियन हंटर्स एंट मॉन्स्टर्स के केव में घुस चुके थे। चोजोंग अंदर जाते ही अपना फ्लेम प्रिजन इस्तेमाल करता है ताकि बी रैंक और लोअर रैंक के एंट मॉन्स्टर्स अंदर ना आ सके। केव में अंदर आने के बाद अभी उनको ढूंढना था रानी का कमरा। चोजोंग इसके लिए अपना फायर मैजिक इस्तेमाल करता है और बहुत सारे फायर मीटर बना लेता है और उन सारे मीटियोर्स को चारों तरफ यहाँ पर फैला देता है। केव के अंदर एंट मॉन्स्टर्स के बनाए हुए बहुत सारे छोटे छोटे टनल्स मौजूद थे। अगर वो लोग किसी भी टनल में घुस जाते तो वो लोग क्वीन तक कभी भी पहुंच नहीं पाते, और क्योंकि वो क्वीन का कमरा होगा तो वो नॉर्मल फायर मीटियोर्स से कभी भी नहीं टूटेगा। और चोजोंग ने जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे रिजल्ट भी बिल्कुल वही मिलता है और आखिर में जाकर उन्हें एक ऐसा टनल देखने मिलता है जो चोजोंग के फायर मीटियोर के बाद भी बिल्कुल सही सलामत था। और इसके बाद ही वो सभी उसी टनल के अंदर जाने लगते हैं। इसके बाद हमें ले जाया जाता है जिनो के पास, जो अपना डेली मिशन पूरा कर रहा था, लेकिन आज रास्ता यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खाली था और इसका वजह था जेजू आइलैंड रेड का लाइव स्ट्रीम। जिनो इस रेड को लेकर कुछ ज्यादा परेशान नहीं था क्योंकि जापानीज और कोरियन रैंक के हंटर्स एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, तो इस रेड को भी पूरा करने का यहाँ पर पूरा चांसेस था। हम एक बार फिर से कोरिया की टीम में ले जाया जाता है, जहाँ पर वो लोग अभी तक बहुत ही आसानी से आगे बढ़ रहे थे। आसपास जो यहाँ पर 1-2 एंड मॉन्स्टर्स थे वो लोग बहुत ही आसानी से उन सबको खत्म कर रहे थे। अभी तक उन लोगों का प्लान बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन ताइगो यहाँ पर पहली बार इन एंड मॉन्स्टर्स को देख रहा था। उन्होंने जिन एंड मॉन्स्टर्स को मारा था उनके आंखें यहाँ पर बहुत हद तक सफेद हो गए थे, जो शायद इस अंधेरे टनल में क्वीन का गार्ड रहा होगा। लेकिन ताइगो यहाँ पर कहता है, अगर क्वीन के रॉयल गार्ड्स इतने कमजोर है तो हम लोग इन्हें तुम्हारी आंख से बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। लेकिन तभी पीछे से मीन बीम कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पर क्वीन मौजूद होगा? अगर वो अपने साथियों को छोड़कर यहाँ से भागी है तो क्या होगा? लेकिन यहाँ पर बाकी लोग कहता है ये होने का चांस बहुत ही कम है, और वैसे भी यहाँ से आगे पीछे जाने का कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है। एक तरफ जो साउथ कोरिया के हंटर्स इस मामले में अपने अपने सुझाव दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कैमरामैन अपने ब्रॉडकास्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता में था। वो लोग ऐसे यहाँ पर आगे बढ़ने लगता है और कुछ ही देर बाद वो लोग ऐसे एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पर चारों तरफ हमें सिर्फ अंडे ही अंडे देखने मिलता है। और क्योंकि वो लोग अंडे के चेंबर में पहुंच चुके थे तो इसका मतलब क्वीन का चेंबर भी इसी के आसपास ही होगा। चोजोंग जैसे इन अंडों को जलाने चाह रहा था तभी इसी बीच यहाँ पर चाइन उसे रोक लेती है। चाइन को यहाँ पर सभी अंडों के बीच में एक बहुत ही बड़ा अंडा देखने मिलता है जो बाकी अंडों से कई गुना ज्यादा बड़ा था, और वो अंडा ऑलरेडी यहाँ पर फटा हुआ था। मिनविंग अंडा देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता, लेकिन बाइकिनो मिनमियों का हौसला बढ़ाता है और उसे सिर्फ क्वीन के ऊपर फोकस करने के लिए कहता है। लेकिन असल में बाइकिनो इस अंडे को लेकर खुद भी बहुत ही ज्यादा चिंतित था। इसके बाद हमें फिर से जापानीज हंटरों के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर आकारी केंसो को कहती है, तुम्हारा हालत तो बहुत ही खराब है केंसो। केंसो यहाँ पर कहता है, मैंने जितना सोचा था ये चींटी उससे भी होशियार निकली। उन्होंने मिलिट्री टैक्टिक इस्तेमाल करके मेरे ऊपर एक साथ हमला किया। मैं लगभग 30 चींटियों को हराने में कामयाब रहा, लेकिन मेरे शोल्डर और कमर पे उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से वार किया। आकारी यहाँ पर कहती है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें हील कर सकती हूँ, लेकिन मुझे बदले में कुछ चाहिए होगा। केंसो कहता है, अपना ये मजाक बंद करो शिमिसो। आकारी यहाँ पर जवाब में कहती है, देखो मुझे इस बार हमेशा की तरह पैसे नहीं चाहिए। ये सुनकर केंसो कहता है, जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए, और वैसे भी तुम मुझसे ज्यादा कमाती हो। उम्र में छोटी होने के बाद भी तुम पैसों को लेकर बहुत ही ज्यादा लालची हो शिमिसो। अभी जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए, नहीं तो चींटियां फिर से आ जाएंगे। हमें देखने मिलता है एक बहुत ही बड़ा चींटियों का झुंड उनकी तरफ ही आ रहा था, लेकिन केंसो जैसे आकारी की तरफ मुड़ता है हमें अचानक से देखने मिलता है कि आकारी का सर उसके धड़ से पूरी तरीके से अलग हो चुका था। यह देखकर केंसो और तासुमी के रोंदे खड़े हो जाते। अचानक से केंसो और तासुमी को एक बहुत ही खतरनाक ऑरा सेंस होता है। इससे पहले केंसो कुछ कर पाता उसका भी सर यहाँ पर पूरी तरीके से धड़ से अलग हो जाता है। तासुमी अपना स्वॉर्ड लेकर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तासुमी जैसे अपना एक कदम आगे करता है उसका सर भी यहाँ पर पूरी तरीके से धड़ से अलग हो जाता है, और देखते देखते टीम चार्ली का यहाँ पर पूरी तरीके से नाम और निशान मिट जाता है। एंड दैट्स इट फॉर द सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 18।